भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 को घोषित किया। आपको बता दें कि सरकार ने सुधार के रास्ते पर कई कदम बढ़ाए हैं। आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत विकास पर खास ध्यान देने के संकेत दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 137% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी की है। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ाने के वादे किए गए हैं। कृषि उपकर से पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ समेत कई जरूरी वस्तुएं महंगी होंगी। वहीं आपको बता दें कि बजट में रेलवे और राजमार्गों के बुनियादी ढांचागत निर्माण पर जोर दिया गया है। निजीकरण के एजेंडे पर सरकार की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। वहीं विभिन्न सरकारी कंपनियों के साथ ही बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के विनिवेश की शुरुआत भी की गई है। वहीं बजट में आयकर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ चर्चा के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग के साथ हजारों किसान 2 महीनों से अधिक समय से सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि है और हर क्षेत्र में ऑलराउंड विकास की बात करता है और इसके दिल में गांव और किसान है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से सोमवार को 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 137% का इजाफा प्रस्तावित है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 6 साल तक इसे जारी किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और कल्याण को भारत के प्रशासन के केंद्र बिंदु में लाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में किया गया है जब देश कोरोना के साथ जंग लड़ रहा है और टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। आपको बता दें कि कोरोना विषाणु टीके के लिए केंद्र सरकार की ओर से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देश भर में न्यूमोकल टीकों की उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की गई, जिससे हर साल 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। वित्त मंत्री ने 2020-21 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैंने 2021-22 के लिए कोरोना टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन देने की प्रतिबद्धता जताती हूँ। साथ ही आपको बता दें कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए कहा कि अहम ऐलान किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य और अधिक बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं पिछली बार यह 15 लाख करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि बजट में किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए 100% बजट रखा गया है। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है।
आपको बता दें, 2 बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जी हां, 2 बैंकों जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ही 2 सरकारी बैंकों और जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा किया गया है। नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है। एयर इंडिया का विनिवेश 2021-22 में पूरा हो जाएगा और इस राष्ट्रीय विमान वाहक के वित्तीय पुनर्गठन के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के लिए 2268 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 39 से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति पेश करते हुए कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। यह नीति रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा जीवन बीमा निगम एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए विधायी संशोधन भी 2021-22 में लाए जाएंगे। साथ ही सीतारमण ने बताया कि नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाली जमीनों के मौद्रीकरण के लिए एक विशेष इकाई बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने पिछले 2020-21 के बजट में निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर जोर दिया था। वहीं आपको बता दें कि वेतन भोगियों को आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना काल में आर्थिक चोट झेल रहे वेतन भोगियों को बजट में वित्त मंत्री ने निराश किया। हर स्तर पर उम्मीद की जा रही थी कि इस बार करीब 7 साल बाद आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाई जा सकती है और साथ ही 80C के तहत निवेश पर कर छूट की सीमा को भी 1.5 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कर प्रणाली से जुड़ी 6 अहम घोषणाएं की गई। आयकर रिटर्न भरने को लेकर बुजुर्गों को राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि 75 साल के अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई कर नहीं लगेगा। आयकर रिटर्न उनको नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि शर्त यह है कि छूट उन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से हुई कमाई पर ही दी जाएगी। टैक्स पर छूट बाकी किसी तरीके से हुई कमाई पर नहीं मिलेगी। यानी कि आपको बता दें कि 75 साल से अधिक के लोगों की बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी, चाहे वह किराए से हो या फिर किसी और जरिए से हो। अब 6 नहीं 3 साल में दोबारा खोले जा सकेंगे कर से जुड़े मामले। इस बजट में टैक्स असेसमेंट के मामले को दोबारा खोले जाने की अवधि को 6 साल से घटाकर 3 साल करने का ऐलान किया गया है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना होगा। साथ ही आपको बता दें कि बजट ने सोमवार को शेयर बाजार में नए उत्साह का संचार किया और बाजार ने लगातार 6 दिनों की गिरावट को पीछे छोड़कर जोरदार उछाल दर्ज की। बजट में कर की दरें बढ़ाने से बचते हुए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र पर अधिक खर्च का प्रस्ताव किया गया है। वहीं आपको बता दें, सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाया गया है, इससे कीमतें अब गिरेंगी। बजट में सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया गया है। इससे सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को तार्किक बना रही है। रत्न व आभूषण उद्योग ने बजट में सोना और चांदी समेत कीमती धातुओं पर आयात शुल्क घटाने के विचार किए हैं। वहीं आपको बता दें कि भविष्य निधि में 2.5 लाख से ज्यादा वालों को एक झटका लगा है। जी हां, कर्मचारियों की भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर अब कर लगेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। आपको बता दें कि बजट के इस प्रस्ताव का मकसद कर्मचारी भविष्य निधि में मोटा वेतन पाने वाले योगदानकर्ताओं पर कर लगाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ का मकसद कर्मचारियों का कल्याण है और कोई भी व्यक्ति जिनकी कमाई 2 लाख रुपए है या उससे ऊपर है, उनको योगदान मिलने वाले ब्याज पर अब कर लगेगा। वहीं आपको बता दें कि 6 तारीख को पूरे देश भर में किसान करेंगे चक्का जाम। किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने की सोमवार को घोषणा की। ये अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं आपको बता दें, यूनियन के नेताओं ने यहां सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बजट से मध्य वर्गीय और नौकरी पेशे वालों को झटका लगा है। जी हां, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दुहाई देते हुए बजट में जिन उपायों का ऐलान किया गया है, उससे सीधी मार मध्य वर्ग और वेतनभोगियों पर पड़ने वाली है। एक तो कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे लोगों को बजट में कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी ओर विनिवेश अवसंरचना के बजट में बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन का कोष जुटाने के लिए शेष का प्रावधान समेत कई ऐसे ऐलान हैं जिनसे जेब हल्की होगी। भोजन सामग्री समेत रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली कई जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। ना तो कर ढांचे में बदलाव है और ना ही आयकर की धारा 80C के तहत निवेश पर छूट बढ़ाई गई है। वहीं मध्य वर्ग उम्मीद लगाए बैठा था कि स्वास्थ्य से जुड़े खर्च पर करों में छूट मिलेगी, लेकिन बजट में इसे लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि आयकर के नियम 80 DDB में कोरोना महामारी को शामिल नहीं किया गया। कर नियमों के अनुसार न्यूरो संबंधित बीमारी, कैंसर, एड्स समेत कई बीमारियों के लिए सेक्शन 80 DDB के तहत सालाना 40,000 रुपए तक का कर कटौती का लाभ मिलता है। एक दशक में यह पहला ऐसा बजट है जिसमें प्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा वक्त में इन दरों के मुताबिक आयकर भरना पड़ता है। 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख तक की आय के लिए 10% कर, वहीं 5 से 10 लाख तक की आय के लिए 15%, 10 से 12.5 लाख तक की आय के पर 20% कर और 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय के लिए 25%, वहीं 15 लाख के ऊपर पहले की तरह 30% कर देना होता है। बजट में मध्य वर्ग के लिए भी कुछ खास ऐलान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया, लेकिन कई चीजों पर यह बढ़ा दी गई, जिससे उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार ने ऑटो पार्ट्स पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया है। वहीं विदेशी मोबाइलों पर आयात शुल्क 20% बढ़ा दी गई है। वहीं देश में बनने वाले मोबाइल और चार्जर पर उत्पाद शुल्क 2.5% बढ़ा दी गई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। सरकार के बजट के बाद सूती, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौर ऊर्जा उपकरण, आयातित कपड़े, LED बल्ब, फ्रिज, AC, शराब आदि महंगे हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में 2.50 और डीजल की कीमतों में 4 रुपए कृषि सेस लगा है। सरकार कह रही है कि यह सेस कंपनियों को चुकाना होगा।
लेकिन कंपनियां इस सेस की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ाएंगी या नहीं, इसे लेकर कोई आश्वासन अभी नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर ने 250 खातों पर रोक लगाई है। जी हां, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री, सरकार और अन्य एजेंसियों के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर भ्रामक ट्वीट करने वाले कुछ हैंडल्स पर भारत में रोक लगा दी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर खाते पर रोक का निर्देश दिया है। इसमें से कई ट्विटर खाते विदेश से भी चलाए जा रहे थे, जिन पर ट्विटर ने रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी विभाग में नौकरियों की वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। सरकारी विभागों द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान अनुमानतः 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान है। सोमवार को पेश बजट 2021-22 में यह जानकारी दी गई है। सरकारी प्रतिष्ठानों में 1 मार्च 2019 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 32,71,113 थी। इसके अगले महीने यानी कि मार्च 2021 की पहली तारीख तक बढ़कर 34,14,226 पर पहुंच जाने का अनुमान है। यानी इस अवधि में सरकारी नौकरियों में 1,43,113 की बढ़ोतरी का अनुमान है। बजट दस्तावेजों के अनुसार मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग में 2,207 नई नौकरियों के सृजन का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि 1 मार्च 2019 को इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या 3,619 भी, जिसे इस साल 1 मार्च तक बढ़ाकर 5,826 पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं नागर विमानन मंत्रालय में इस अवधि में नौकरियों में 2,312 की वृद्धि का अनुमान है। साथ ही रक्षा मंत्रालय में भी कर्मचारियों की संख्या 2 साल में 80,463 से बढ़कर 93,000 पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या में 3,638, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 2,859, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में 2,263, विदेश मंत्रालय में 2,204, वाणिज्य विभाग में 2,139 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 1,452 की वृद्धि का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि बजट में किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया गया है। ऐसा कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कृषि ऋण और फसल उपरांत अवसंरचना उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों की आय दोगुनी करने को प्राथमिकता दी गई है। तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि मैं बजट का स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा बजट है जो समाज के सभी वर्गों पर केंद्रित है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए बेहतर धन आवंटन किया गया है, जिससे किसानों और ग्रामीण भारत को लाभ होगा। उदाहरण के लिए इस वित्त वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को मौजूदा 16.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि एपीएमसी को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड मामले में अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के विभिन्न इलाकों और लाल किले पर झंडा फहराने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने कुल 44 मामले दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान भी कर रही है। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता और नई दिल्ली जिले के उपायुक्त ईशू सिंघल ने सोमवार को वीडियो जारी कर बताया कि हिंसा के मामले में अब तक कुल 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी शख्स को दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से ना तो पकड़ा है और ना ही गिरफ्तार किया है।
जिन लोगों को हिरासत में या फिर गिरफ्तार किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया गया है। ईश सिंघल ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन सभी की जानकारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जिन लोगों को लगता है कि उनके किसी जानकार या फिर अपने को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस संबंध में रविवार को वेबसाइट पर जानकारी साझा कर दी गई थी ताकि गिरफ्तार लोगों के बारे में उनको अपने को जानकारी मिल जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने भी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उनकी भी जानकारी मिल जाए। वहीं आपको बता दें कि आम बजट में 4 योजनाओं से होगा प्रदूषण पर वार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या का इलाज करने के लिए केंद्रीय बजट के पिटारे से 4 योजनाएं निकली हैं। ये योजनाएं भविष्य में देश और शहरी राज्यों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में कारगर हो सकती हैं। इन योजनाओं में प्रतिदिन पैदा होने वाले कचरे से लेकर गाड़ियों के निपटारे तक को शामिल किया गया है। वहीं प्राकृतिक गैस के प्रयोग को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करने की कोशिश की गई है। यह योजना शुरू होगी तो दिल्ली में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि देश भर में विकसित हो रहे कचरा पट्टी यानी कि लैंडफिल साइट पर कचरा निस्तारण कर वायु प्रदूषण में कमी लाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में 1,41,638 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। सरकार ने स्वच्छता मिशन 2.0 को 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार अधिक आबादी वाले शहरी राज्यों के लिए भी वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 2217 करोड़ का नया प्रावधान लेकर आई है। इसके साथ ही सरकार ने पुरानी गाड़ियों के निपटाने के लिए एक नई नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया है। नीति से ई वाहनों को बढ़ावा देने की भी तैयारी की गई है। साथ ही व्यक्तिगत वाहन को 20 वर्ष और व्यावसायिक वाहनों को 15 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र पर जांच जरूरी होगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन के बेड़े को केंद्र सरकार मजबूत करेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मेट्रो और बस सेवा के विस्तार की योजना लेकर आई है। इसके लिए बजट में 18,000 करोड़ की योजना का प्रावधान है। इसकी मदद से 20,000 बसों के बेड़े के रखरखाव की व्यवस्था हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि आगे प्राकृतिक गैस प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 100 और शहरी क्षेत्रों को पाइपलाइन सेवा से जोड़ा जाएगा। अब तक देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। अब सरकार इस नेटवर्क में 1 करोड़ और लोगों को शामिल करेगी। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र गैस सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि सभी को बिना किसी भेदभाव के गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्री आज करेंगे एलसीए की दूसरी श्रृंखला का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के तेजस हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA की दूसरी उत्पादन श्रृंखला का यहां मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। HAL के अधिकारियों ने जानकारी दी। आपको बता दें कि इस समारोह का आयोजन एरो इंडिया 2021 की शुरुआत से एक दिन पहले किया जाएगा। देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का आयोजन यहां बुधवार से वायुसेना स्टेशन येलंका में किया जाएगा। HAL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर माधवन ने हाल ही में कहा था कि भारतीय वायुसेना को तेजस LCA की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। माधवन ने कहा था कि कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है और अगले कुछ वर्षों में पहला निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 13 जनवरी को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 73 तेजस MK-1A विमान और 10 LCA तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमान HAL से खरीदने को मंजूरी दी ताकि भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को और मजबूत बनाया जा सके।
वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों की सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक नेतन्याहू से फोन पर हुई वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत इजरायली राजनयिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है। बयान में कहा गया कि इस सिलसिले में दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। दोनों नेताओं ने इस वार्ता के दौरान अपने अपने देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की प्रगति पर चर्चा की और इस दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। दिल्ली के लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार की शाम कम तीव्रता का आईईडी विस्फोट हुआ था। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। धमाका उस समय हुआ था जब वहां से कुछ किलोमीटर दूर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के तौर पर होने वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।